मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में यदि आपको पता चलता है तो आपको एक ऐसा पक्ष बनता हुआ दिखेगा कि यार अमेरिका का जो भी दोस्त होता है वो अंत में पछताता ही है क्या। फिर चाहे किसी को भी उठा के देख लो। फिलहाल के लिए आपके सामने पाकिस्तान को देखा, आपने उसके जो हालात हुए वो आपने देख लिए। जापान को देखा, जापान अब बोलता है कि मुझे अमेरिकी सुरक्षा पर इतना विश्वास नहीं है। इनडायरेक्टली कहता है क्योंकि मैं अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा हूं। रक्षा बजट को बढ़ाने का मतलब यह हुआ कि जापान और साउथ कोरिया पैसिफिक ओशियन में बसे हुए वो देश हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ रहते हुए अपने आप को हमेशा सुरक्षित माना है। उनका मानना है कि अगर हम अमेरिका के साथ हैं तो दुनिया का कोई भी देश हम पर हमला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अमेरिका ने इन दोनों की सुरक्षा की गारंटी दे रखी है। सुरक्षा की गारंटी कैसे दे रखी है भाई साहब? इनके अपने देश में यानी जापान और साउथ कोरिया में इतने अमेरिकी सैनिक रहते हैं जितने किसी एक पर्टिकुलर बेस पर, जो अपने देश का कोई बेस हो, उस पर रहते हो। यानी अगर अमेरिका से बाहर कहीं सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक रहते हैं तो वो जापान है। उसके बाद साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में कम से कम 10-15 ऐसे अमेरिकी सेना के बनाए हुए बेसिस हैं। आप ऐसे विचार करिए, आज इंडिया में कोई भी दूसरे देश की सेना का अड्डा नहीं है जहां सैनिक दूसरे देश के आकर रहते हों। आप विचार करके देखो कि एक देश जिसमें दूसरे देश की सेना वहां रहती हो, यह अपने आप में क्वाइट सरप्राइजिंग है। इनिशियली आप लोगों को शायद इस बारे में कोई ऐतराज शुरुआत से इसलिए नहीं रहा क्योंकि ऐसा ही देखते आए हैं, लेकिन जब दुनिया का पूरा परिप्रेक्ष्य बदलता जा रहा है और समझ में यह आ रहा है कि यार ये तो सहायता संधि के नाम पर अपनी सेना को हमसे रखवा भी रहे हैं और हमारा ही इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अमेरिका ने कुछ ऐसा ही कर रखा था। और तो और हाल ही में जो चोट हुई है साउथ कोरिया के साथ, वो चोट तो ऐसी है कि शायद उसके बाद साउथ कोरिया की जो जनता है वो अमेरिका विरोधी हो जाए। आप पूछ रहे हैं शायद क्यों लगा रहे हैं? वास्तविकता तो यह है कि हाल ही में अमेरिका में एक वेबसाइट ने, माफी चाहूंगा, साउथ कोरिया में एक वेबसाइट ने पोल करा के पूछा, क्या लगता है आपको कि क्या हमें भी न्यूक्लियर वेपन बना लेना चाहिए? 70% के आसपास, 65% से अधिक जनता का कहना था हां हमें भी न्यूक्लियर वेपन बना लेना चाहिए। ये क्या कहानी है आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे पहले ही शेयर कर दीजिए। सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दीजिए। मैं स्टोरी पहले ही चल गई, मैं लेकर चलूंगा। अच्छा, एक जानकारी और मैं आपको सेशन की शुरुआत में दे दूं, क्योंकि कल से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। हमारे बैचेस अनअकैडमी पर जनरल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी नाम के एक गोल में शुरू हो रहे हैं। यदि आपको मेरे साथ में जीके पढ़नी है तो आपके पास में कल के बैच शुरू होने से पहले आज ही सेशन लेने का आखिरी मौका है। यह समझकर आप सेशन परचेज कर लें, क्योंकि कल मॉर्निंग में हमारा पहला सेशन डिलीवर हो जाएगा। वीक में 5 दिन लाइव क्लासेस होंगी जो आप लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। आप उन्हें मेरे साथ लाइव पढ़ेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। आप अगर शुरुआत में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको मुनाफा अच्छा होगा, क्योंकि आप डे 1 से कनेक्टेड रहेंगे। चलिए साथियों, तो मैं आपको फिलहाल के लिए एक वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूं, आप उसे देखें और उसके बाद में फिर हम उस कहानी की आगे चर्चा करेंगे। एक बयान कितना भूचाल लाया, देखिए। सुनाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं बोल देता हूं। जगह है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी की घटना क्या है? घटना यह है, इज यूएस करंटली डिस्कसिंग जॉइंट न्यूक्लियर एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया? नो। बहुत जल्दी निकल गया ना। ये रॉयटर्स का पत्रकार है, वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति बाइडेन से सवाल पूछ रहा है। दोबारा सवाल दिखाता हूं, एक बार के लिए वो इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं डालेगा, लेकिन ये नो कितनी बड़ी नो है। ये नो मीन्स नो है, वैसी वाली नो दिखाई देती है। फिर से देखिए, फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे। यूएस करंटली डिस्कसिंग जॉइंट न्यूक्लियर एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया? नो। आओ अब आगे बढ़ते हैं साहब। ये बात जब आप सुन रहे हैं उससे पहले हम आपको थोड़ी सी लोकेशंस भी दिखा दें ताकि आपको चीजें पिक्चर के हिसाब से क्लियर होने लगे। देखिए साथियों, आज जिनकी चर्चा हो रही है ये रहा साउथ कोरिया, ये रहा नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की चर्चा क्यों हो रही है? नॉर्थ कोरिया तो हमेशा सुर्खियों में रहने वाली चीज है। साउथ कोरिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड यहां से ही हैं, सैमसंग, एलजी टाइप के ब्रांड। ये बहुत बड़ा देश है। आज जो hyundai देखते हैं या फिर किया देखते हैं, वो कंपनियां साउथ कोरिया से हैं। बहुत डेवलप्ड कंट्री है।
इस डेवलप्ड कंट्री का मैं थोड़ा सा इतिहास यहां पर बता देता हूं ताकि आज की स्टोरी का पूरा मतलब पृष्ठभूमि बन जाए, ताकि आपको यह कहानी अपनी सी लगे कि यार ये तो हाँ सुनी सुनी सी लग रही है। अब इधर देखिए, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की कहानी कुछ यूं है कि ये पूरा की पूरा, ये जो आप देख रहे हैं ये टुकड़ा सा जो डला हुआ है, ये पूरा कोरियन पेनिनसुला कहलाता है, कोरियन प्रायद्वीप कहलाता है। इस पूरे कोरियन प्रायद्वीप के अंदर दो हिस्से हो गए, एक नॉर्थ कोरिया वाला, एक साउथ कोरिया वाला। ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, ये दो हिस्से पैरेलली आपके सामने आए। अब हुआ ये था कि ये जो पूरा पेनिनसुला है 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इस पर जापान का कब्जा हुआ करता था। ये रहा जापान, जापान ने इस पूरे पेनिनसुला पर कब्जा किया हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान की हार होती है, ये पेनिनसुला आजाद होता है। आजाद हुआ तो जब जीतने वाले लोग होते हैं वो अपने अपने हिसाब से उन क्षेत्रों को अपने बीच में बांट लेते हैं, यानी विजित क्षेत्र के ऊपर विजेताओं के द्वारा कब्जा किया जाना था। कब्जा विजेताओं के द्वारा, जीता वैसे था कौन? अमेरिका, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, ये चार देश विजित राष्ट्रों में सबसे आगे थे। अच्छा, ये चार राष्ट्र चीन को अपने साथ कर लिए थे कि तू भी जीत की फीलिंग ले। क्यों? क्योंकि जापान तेरे देश में से भी तो बाहर चला गया, तू भी तो एक तरह से जीत कर वापस आया, क्योंकि जापान ने चाइना पर भी आक्रमण बोल रखा था। जापान की वापसी होती है और ये लोग आजाद होते हैं। अमेरिका और यूएसएसआर अब जीती हुई जगह को अपने हिसाब से बसाने का विचार करते हैं। उनमें से इस कोरियन पेनिनसुला का बंटवारा होता है। अमेरिका और यूएसएसआर एक दूसरे की विचारधाराओं के दुश्मन थे। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था तो सोवियत रूस साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। साम्यवादी विचारधारा का सोवियत रूस चीन की साम्यवाद से हालांकि अलग है, लेकिन फिर भी यह भाव था तुम भी साम्यवादी हम भी साम्यवादी, अपन साम्यवाद को बचाएंगे। तो इस पेनिनसुला को दो भागों में बांट दिया गया, या यूं समझिए कि 38 पैरेलल नाम से एक रेखा खींची गई। एक हिस्सा चला गया यूएसएसआर के समर्थकों के पास और एक हिस्सा चला गया अमेरिका के समर्थकों के पास। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये अमेरिका के समर्थकों का था। क्या लोग आजाद नहीं हुए थे? हुए थे, लेकिन अब यह कंडीशन आई कि नॉर्थ कोरिया भले ही नॉर्थ कोरिया हो, लेकिन यह सोवियत रूस की नीतियों से बना नॉर्थ कोरिया है। एग्जैक्टली वैसे ही साउथ कोरिया भले ही साउथ कोरिया हो, लेकिन कैपिटलिस्ट विचारधारा से बना हुआ साउथ कोरिया है, अमेरिकी विचारों से प्रभावित साउथ कोरिया है। अब आगे बढ़ते हैं साहब, इन दोनों की विचारधाराएं, क्योंकि एक तरफ साम्यवाद एक तरफ पूंजीवाद, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन दोनों को यह लगने लगा कि हम लोगों को बराबर क्यों बांटा, हम ज्यादा ताकतवर हैं, हमें ज्यादा ताकतवर होते हुए दिखाना चाहिए। साथियों, नॉर्थ कोरिया ने अपने द्वारा 1950s के अराउंड साउथ कोरिया पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करते करते वो सियोल तक पहुंच गए। स्थिति यह हो गई कि नॉर्थ कोरिया वाले इस साउथ वाले पर भी पूरा पूरा कब्जा 1950 में करने की रणनीति बना लिए। 1950 से 53 के बीच में इस पेनिनसुला के अंदर युद्ध होता है, जिसे कोरियन वॉर के नाम से जाना जाता है। इस कोरियन वॉर में कईयों लोगों की जान चली गई। इस दौरान दोनों ने शक्ति परीक्षण किया। कौन ने? इन दोनों ने नहीं, सोवियत रूस ने और अमेरिका ने, क्योंकि असल में ये दोनों एक दूसरे में से कौन ज्यादा बड़ा इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। इसी को शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध दुनिया में कई देशों में लड़े गए हैं, यानी कि वर्ल्ड वॉर के बाद में कोल्ड वॉर बहुत बार इस बात के लिए कि अमेरिका बड़ा या यूएसएसआर बड़ा। बस इसी विचारधारा की लड़ाई में अमेरिका ने साउथ कोरिया को उसकी हारी हुई जगह वापस दिला दी, और तब से अमेरिका और साउथ कोरिया एक दूसरे की आधी कटी रोटी जैसे मित्र होने लगे कि हां भाई हम तो तुम्हारे हैं क्योंकि तुमने हमें बचा लिया। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर से, हालांकि यह नहीं कहा कि हम आपकी वजह से सरवाइव किए हैं, क्योंकि असल में यह हार रहा है और यह यहां तक जाकर दोनों के बीच समझौता हुआ है, तो विचारधारात्मक रूप से तो साम्यवादी रहा, लेकिन यह फिर भी आइसोलेट प्रकार का साम्यवादी रहा। तब से लेके आज तक दोनों ही देशों में यह कसमकश है। नॉर्थ कोरिया को लगता है कि मुझे इस पर कब्जा कर लेना चाहिए और साउथ कोरिया को लगता है कि मुझे इसे मिटा देना चाहिए। इन दोनों की लड़ाई आज तक बरकरार है और इसी बरकरारी में नॉर्थ कोरिया हर दिन कोई ना कोई तमाशे करता है।
आपको मालूम है यहां पर एक कॉमेडियन रहता है, भले ही हम उसे कॉमेडियन बोलें, लेकिन साहब बड़ा रिस्की आदमी है। रिस्की आदमी ऐसा है कि वो आदमी यहां पर न्यूक्लियर वेपन भी रखता है तो बैलिस्टिक मिसाइल भी रखता है। वहीं अमेरिका दुनिया को चूंकि यह नसीहत देता है कि दुनिया को नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पर साथ होना चाहिए, यानी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने चाहिए, इसलिए साउथ कोरिया के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं हुए। अब इस कहानी को थोड़ा और रुचि लेकर के आप सुने, क्योंकि यहां से आगे इस कहानी में एक ट्विस्ट आने जा रहा है। यह भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आज के समय पर आप लैंड हो सके, अदरवाइज आप इस बिना भूमिका के आज के मसले को समझ नहीं पाएंगे। इस कहानी को आप यूं समझे कि नॉर्थ कोरिया पर जब किसी का कंट्रोल या नियंत्रण नहीं रहा तो उसने जो मन में आया वो किया। उसने बिना परमिशन के न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। लगभग अज्ञात सूत्रों के अनुसार 50 से अधिक न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया के पास हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई। इवन पाकिस्तान को भी मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाला नॉर्थ कोरिया है। वहीं बदले में इसे पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी मिली थी, ऐसा कहा जाता है। यह वो नॉर्थ कोरिया है जिसने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया कि डोनाल्ड ट्रंप इनसे मिलने, समझौता करने के लिए चले आते हैं कि हां भाई तुम बार बार अमेरिका को मत धमकाओ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपने द्वारा ऐसी मिसाइल बना चुका है कि वो पैसिफिक ओशियन क्रॉस करके, यानी इसे क्रॉस करके सीधा अमेरिका पर डाल सकता है। साथ में चूंकि न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना चुका है, इसी वजह से अमेरिका इसे अब सीरियसली लेता है। हम भले ही कॉमेडियन कहें, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह मजाक करता है। यह मजाक मजाक में मिसाइलें चलाता है, वो वाली चीज हम आपको बताएंगे। अभी न्यू ईयर के इवनिंग में कोई पटाखे चलाता है, इसने न्यू ईयर की इवनिंग 31 की नाइट पर 3 मिसाइलें डाली। न्यू ईयर की मतलब 1 जनवरी की खुशी में सुबह सुबह मिसाइल चला दी, और मिसाइलें चलाई और साथ में अनाउंसमेंट कर दिया कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स और बनाएंगे। बेचारा बगल में बैठा साउथ कोरिया सूख रहा है। क्यों सूख रहा है? क्योंकि यह कानून मानता है। किसका? अमेरिका का। अमेरिका का कानून क्या है? अमेरिका दुनिया में एक ही कानून चाहता है, और वो ये है कि इस दुनिया में अगर कोई बड़ा होगा तो वो अमेरिका, बाकी सब लोग जय हो के नारे लगाएंगे। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने नॉन प्रोलिफरेशन की विचारों से संधि करा रखी है, अर्थात तुम लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे। जब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, साउथ कोरिया जो कि इतनी टेक्नोलॉजी संपन्न कंट्री है, पर कैपिटा इनकम डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले का है, वो कंट्री अपने पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? अमेरिका अंकल ने मना किया है, अंकल सैम ने मना किया है। रिसेंटली क्या हुआ कि इन भाई साहब ने न्यू ईयर के दिन अनाउंस कर दिया। क्या अनाउंस कर दिया? कि भाई अपन 2023 में बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब और बनाएंगे। यार यहां के राष्ट्रपति को लगा कि यार ऐसी स्थिति अगर आ गई तो जो जनता हमारे यहां रहने वाली है वो कम से कम मुझसे तो पूछेगी कि जब इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और ये तुम पर चला दिया तो कैसे बचोगे। तो बेचारे इसके राष्ट्रपति ने एक बयान दे दिया। क्या बयान दे दिया? इसका राष्ट्रपति ये रहा, ठीक है। किसका? साउथ कोरिया का। क्या बयान दे दिया? 2 तारीख की बात है। 1 तारीख को नॉर्थ कोरिया ने कहा कि मैं बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब चलाऊंगा। इसने जो है बयान दे दिया, इस राष्ट्रपति ने, इसका नाम यून है। क्या कहा? साउथ कोरिया और अमेरिका आपस में न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेंगे मिल करके। दोबारा सुनिए, आसान लग रहा होगा सुनने के बाद, क्योंकि हमने आपके सामने भूमिका बना दी है, लेकिन इस भूमिका को थोड़ा गहराई से सुने। क्या कहा? साउथ कोरिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ में युद्ध अभ्यास करेंगे। यह बात यून ने बोल दी। कौन से अभ्यास करेंगे? न्यूक्लियर अभ्यास करेंगे। दोबारा देखिए, साउथ कोरिया यूएस डिस्कसिंग जॉइंट न्यूक्लियर एक्सरसाइज। यह अपनी जनता को इन्होंने खुश करने के लिए कहा, चिंता मत करो, अमेरिका हमारे साथ अब मिलकर के न्यूक्लियर अभ्यास भी करेगा। यानी कि युद्ध अभ्यास में अब एक और अहम पड़ाव शामिल हो जाएगा। अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर के कोशिश करता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब का युद्ध अभ्यास हम भी करेंगे। वाह! जनता ने कहा शानदार, गजब साहब, गजब, मजा आ गया। अब भाई साहब, पत्रकारों को तो आप जानते ही हैं। हमें लगता है हमारे पत्रकार यहां पर केवल बीजेपी कांग्रेस करते हैं, लेकिन साहब यहां के जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं वो दुनिया की सरकारों को आपस में भिड़ाते हैं। एक पत्रकार रॉयटर्स से निकला और जाकर बाइडेन के हेलीकॉप्टर से उतरते उतरते बयान ले लिया। अब दोबारा सुनिए उस बयान को आप,
फील आ जाएगी। इज यूएस करंटली डिस्कसिंग जॉइंट न्यूक्लियर एक्सरसाइज? नो। कितना गहरा शब्द है, क्या आप इसकी थोड़ी भी गहराई समझ पाए हैं? अगर समझ गए हो तो एक बार थम्स अप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, फील आई कि नहीं आई, कहानी क्या है। फिर से इस फील को देखते हैं। देखो भाई, इज यूएस करंटली डिस्कसिंग जॉइंट न्यूक्लियर एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया? नो। वापस आते हैं मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा क्या था? मूल मुद्दा था साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर के न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेंगे। इन्होंने तो जनता को बोल दिया और बाइडेन पलट गया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने तो कभी चर्चा ही नहीं करी। लीजिए साहब, बाइडेन से यूएस नॉट डिस्कसिंग न्यूक्लियर एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया। आपको पता है इस बात का मतलब क्या है? आप इस बात को अगर हल्का सा भी फील कर पा रहे हो तो बताइए। इस बात का मतलब है साउथ कोरिया की जनता के सामने विचार करो, बेचारे उस राष्ट्रपति की कैसी बेइज्जती हुई होगी। हैं, एक ऐसा देश जिसने अपने यहां पर 16 अड्डे बना रखे हैं अमेरिकन्स के। ये देखो 16 जगह पर अमेरिका यहां बैठा हुआ है अपने बेसिस बना करके। ये नाउ साउथ कोरिया का मैप है, इसके ऊपर मैं अड्डे दिखा रहा हूं। आप सोचो उस बेचारे राष्ट्रपति पर क्या बीती होगी जिसने जनता से यह कहा कि अमेरिका से हम लोग न्यूक्लियर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। खबर छपती है, बाइडेन डिनाइज यूएस इन टॉक ऑन न्यूक्लियर एक्सरसाइज विद साउथ कोरिया। नहीं, कोई बात ही नहीं चल रही हमारी तो। अरे कम से कम महाराज इस नो को बोलने से अच्छा ये तो कर लेता कि अभी कंफर्म नहीं है, हेलीकॉप्टर से उड़ के आ रहा हूं, मुझे आवाज नहीं आ रही, बाद में जवाब दे दूंगा। इतना स्पष्ट क्लियर एकदम नो कहते हुए निकल लिया। बेचारे साउथ कोरिया की भाई साहब क्या बेइज्जती हुई होगी। आप सोचिए, आप खुद इस तरह से सोचिए, जिस देश के अंदर आपने इतनी बड़ी सेना अमेरिका की बिठा रखी हो हैं, और उसके होते हुए आप उससे पूछ रहे हैं महाराज क्या हम बचेंगे इससे? नो। भाई साहब इस बात को लेकर के फिर कुछ समझदार लोग उतर के आए, क्योंकि लोगों को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये बाइडेन तो बिल्कुल जो है एकदम नो करके आगे निकल लिए, लेकिन इनके चलते बेचारे साउथ कोरिया के ऊपर जो बम फट गए। आपको पता है इन दिनों साउथ कोरिया के थोड़े दिन भी खराब चल रहे हैं। आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, नॉर्थ कोरिया के बारे में सब लोग सब जानते हैं कि ये कैसा है। नॉर्थ कोरिया इनकी बीच बीच में मजे लेता रहता है। मैं आपको एक बार मैप दिखाता हूं। इस मैप को देखकर आपको लग रहा है ये ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे ये बॉर्डर 38 पैरेलल, और ये रहा आपके सामने न्यूक्लियर, ये इनके नाभिकीय नहीं बेसिस हैं अमेरिकी सेना के। भाई साहब नॉर्थ कोरिया ने अभी कुछ दिनों पहले, मतलब मुश्किल से 5 दिन पहले, न्यू ईयर आने से पहले अपने द्वारा कुछ 20-22 ड्रोन उड़ा दिए, और ड्रोन उड़ा करके साउथ कोरिया के ऊपर उड़ा दिए। आप जानकर अचंभा करेंगे कि साउथ कोरिया के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं था, भले ही अमेरिकी सेना वहां बैठी हुई थी, कि वो नॉर्थ कोरिया से आ रहे ड्रोन्स को मार सके। लोगों ने फिर साउथ कोरिया के मजे ले लिए कि अरे तुमने कौन पाल रखा है, इनकी वजह से तुम्हें मिल क्या रहा है? ये सेना तो है लेकिन ये यूजलेस है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे साथ एक चोट और हो जाती है कि न्यूक्लियर वेपन के नाम पर कि एक्सरसाइज करेंगे, हम भी सीखेंगे, नाभिकीय युद्ध हो जाएगा तो हम कैसे बचेंगे? अमेरिका कहना है सॉरी हम नहीं जानते। फिर बेचारे कुछ लोग लीपापोती करने बाहर आए। लीपापोती करने वाले विशेषज्ञों ने कहा देखिए अमेरिका न्यूक्लियर एक्सरसाइज उन्हीं के साथ करता है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। साउथ कोरिया के पास चूंकि न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इसलिए जॉइंट एक्सरसाइज की बात ही नहीं बनती। ये तो हमारे कानून है। हाँ, बहुत बड़े कानून है तुम्हारे, तुम ही हो विधाता इस धरती के। ये सोच छोड़ दो, क्योंकि 2030 तक तुम्हें बाईपास करने के बाद जिस दिन चीन नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा, तुम्हारी बेइज्जती होना तय हो चुका है। हम हालांकि चीन समर्थक नहीं है, लेकिन तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे 1870 से चली आ रही संप्रभुता, वो जो तुम्हारी दिमाग में सोच की सुप्रीमेसी है, वो टूटने जा रही है, क्योंकि दुनिया में और भी ताकतें बन रही हैं। इस बीच में साउथ कोरिया के साथ जो हुआ, इट इज ए बिग लेसन। जो अमेरिका पर निर्भर होकर के अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हैं, उन्हें सोचने की आवश्यकता है। चोट हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने तो खाई है जो जग जाहिर है, फिर भी जाकर के वो तो खैर पैसे में बिका हुआ देश है, उसका नाम लेके सुबह सुबह क्यों खराब करें। आपकी मुद्दा समझ में आ रहा है आपके? तो ये लोग अपने अपनी सफाई देने के लिए लोग बाहर निकल कर आए। अब किम जोंग उन के आप देखो, ये थोड़े कारनामे देख लो। ये भाई अपना मस्त है,
इसके हिसाब से बोले कोई अपन ने कहीं ट्रीटी वीटी नहीं कर रखी, अपन तो बढ़िया बॉम्ब चलाएंगे। इसने बढ़िया मिसाइल परीक्षण किए हैं, देखो इसने बकायदा अपनी तरफ से मिसाइल परीक्षण किए। 31 की नाइट बना रहा है ये तो बढ़िया। बोले क्या करेंगे, बोले यार आओ थोड़े मिसाइल निकाल लो। मिसाइल निकाल ली 31 की नाइट पे, 3 मिसाइल 31 की नाइट पे चलाई, चौथी मिसाइल सुबह सुबह चला दी। 24 घंटे में 4 मिसाइल इसने न्यू ईयर पर चला दी। मिसाइलें चलाता है ये, बर्थडे पे मिसाइल चलाता है, अपने न्यू ईयर पे मिसाइल चलाता है। बढ़िया आदमी, एकदम बढ़िया से काम करता है। आप देखो 2022 में 70 मिसाइल चलाएंगे इसने, यानी ऐसे ऐसे ऑकेजन इसको मिल गए कि चलाओ बढ़िया से मिसाइल है, 70 मिसाइल चलाएंगे। और तो और 2022 में तो इसने बढ़ाई दिया काम अपना, बहुत आगे तक ले गया भाई साहब इसने, मतलब इतनी मिसाइलें चला दी। सब तरह की मिसाइल चलाता है ये भाई अपना, SRBMO, MRBMO, IRBMO, ICBM, सब तरह के मिसाइल का परीक्षण करो दमादम। ये भाई साहब इनके कारनामे हैं। खैर कोई नहीं जी, बाकी तो आगे साउथ कोरिया है कि उसे क्या समझना है। फिलहाल साउथ कोरिया की स्थिति खराब है, वो अपने लेवल पर सोच तो रहा है कि अमेरिका के साथ हमने क्या किया, लेकिन जनता इस बात से खफा हो चुकी है। और खफा जनता साउथ कोरिया से अब कह रही है कि हमें भी इस पूरे उससे बाहर निकलना चाहिए और हमें अपने न्यूक्लियर वेपन बना लेने चाहिए। उदाहरण आपके सामने जापान का है। कुछ दिनों पहले जापान ने भी यही कहा। जापान ने भी अमेरिका से टक्कर लेते हुए साफ साफ कह दिया है कि साहब सुनो, आपके कारण हमारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, हमें लग गया है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया उड़ाता है जहां अपना मिसाइल, जापान के ऊपर से निकल जाता है। जापानी लोग जो बेचारे दुनिया में टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, वो अंडरग्राउंड में जाके छिप जाते हैं कि कहीं नॉर्थ कोरिया की मिसाइल हम पर ना गिर जाए। आप सोचिए, मतलब क्या मजाक बना दिया है इसने, मौकरी बना दी है भाई डेवलपमेंट की अमेरिका ने। ऐसी स्थिति में जापान ने कहा हम अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। तुम्हारा नो, तुम्हारे को मुबारक। फिलहाल के लिए आप सबको भी इतनी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों से साझा करें। और जो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है, यदि आप में से कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही नॉमिनल कीमत में अपने भविष्य के लिए तैयार करना चाहता है, तो हमारा एक बैच आ रहा है, जो बैच शुरू हो जाएगा कल सुबह से। इस बैच को जाकर आप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में हमने दे दिया है। इस बैच की कीमत 1999 है, लेकिन मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगाने पर आपको यह 1539 रुपए में पड़ रहा है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अंकित 10 को ध्यान में रखते हुए 2023 पर 23% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। यह ऑफर शीघ्र ही, यानी शायद कल यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। आप जाकर इसका लाभ अभी सुनिश्चित कर लें और कल सुबह होने वाली क्लास में अभी जाकर के अपनी सीट बुक कराएं। फिर भविष्य में जब कभी आएगा, अगर आप अभी नहीं ले पाए तो फिर उसका वेट करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।